तो हम लोग कहाँ पे पढ़ लिए थे? आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शन, मतलब इंडिया में जो इलेक्शन का जो सिस्टम है ना, हम लोग वहाँ तक देख लिए थे। हम लोग इसमें से देखे थे इंडिया का इलेक्शन सिस्टम। उसके बाद हम लोग कॉन्स्टिट्यूंसी भी पढ़ लिए थे। कॉन्स्टिट्यूंसी होने के बाद हम लोगों ने क्या जाना था कि नंबर ऑफ रिजर्व्ड जो सीट्स होते हैं, जो सुप्रीम स्केड्यूल्ड कास्ट और स्केड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए भी जो होते हैं, जो रिजर्व्ड होते हैं लोकसभा में, वो देखे थे। और अर्बन लोकल बॉडीज़ में भी होते हैं, ठीक है। नीचे लेवल का भी जो भी होता है गवर्नमेंट का सिस्टम होता है, उसमें भी देखे थे, ठीक है। और वुमेंस के लिए भी देखे थे कि 1/3 सीट रिजर्व होता है वुमेन के लिए भी। उसके बाद क्या होता है, वोटर लिस्ट के बारे में जाने थे, और कैंडिडेट का जो नॉमिनेशन कैसे होता है उसके बारे में जाने थे। ओके, अब हम लोग जानेंगे कि नॉमिनेशन मान के चलिए कैंडिडेट का हो गया, ठीक है। अब वो क्या करेगा, वो करेगा प्रचार। अब क्या करेगा, इलेक्शन कैंपेन, ठीक है। अब इलेक्शन कैंपेन जो देखे करेगा, उसमें क्या होता है, इट प्रोवाइड्स पर्सपेक्टिव टू द पीपल्स दैट हुज पॉलिसीज वुड बी बेटर। इसमें सीधी सी बात है, अब वो प्रचार करेगा, लोगों को हर जगह जाएगा, रास्ता बढ़ जाएगा, लोगों के पीछे लगा, आपको 100-200 लोग जाएंगे पीछे पीछे, क्या करेंगे कि हमारा नेता कैसा हो, ऐसा हो, ठीक है सब, ठीक है। तो वहाँ पर जाके क्या करेंगे, नारेबाजी करेंगे, कुछ लोग पीछे में रहेंगे उसके सपोर्टर, और लोगों के पास जाएंगे, लोगों को रैलियाँ करेंगे, ठीक है, रैली करेंगे, और लोगों को बताएंगे कि अपने अपने पॉलिसीज़ बताएंगे, कुछ वायदा करेंगे, कुछ एजेंडा फैलाएंगे, और इस प्रकार क्या करेंगे, लोगों का ट्रस्ट जीतेंगे, ठीक है। क्योंकि तभी ना लोग जाकर के उनको वोट देंगे कि देखेंगे कि हाँ किसका पॉलिसीज़ कैसा है। तो इलेक्शन कैंपेन होता है। इन आवर कंट्री सच कैंपेन्स टेक प्लेस फॉर अ 2 वीक, ठीक है। जब मतलब सीधी सी बात है ना कि जब आपका अनाउंसमेंट हो जाता है कि अनाउंसमेंट होने से 2 सप्ताह पहले से आपको रैलियाँ स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। फाइनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट एंड द डेट ऑफ पोलिंग होने से समझ लीजिए 2 सप्ताह पहले। तो व्हाट डिड दे डू, तो उसमें क्या किया जाता है देख लीजिए। तो उसमें वो लोग क्या करते हैं बताइए, तो उसमें क्या करते हैं, कैंडिडेट जो करते हैं कॉन्टेक्ट दियर वोटर्स, ठीक है। इलेक्शन मीटिंग होता है, ठीक है। और मोबाइलाइजिंग द सपोर्ट ऑफ सपोर्टर्स, सीधी बात है कि अपने सपोर्टर्स जो होते हैं उसके पीछे पीछे सब जगह क्या करेंगे, प्रचार करेंगे। आपको देखेंगे बहुत जगह पोस्टर सब लगवाते हैं, ठीक है। और कुछ जगह के रैलियाँ लगाएंगे, ठीक है, रैलियाँ करेंगे, लोगों से जाकर मिलेंगे, कुछ मीटिंग्स होंगे, ठीक है। तो उसमें से क्या करते हैं ना, बहुत सारे स्लोगन भी बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे। तो स्लोगन में कैसा होगा कि कुछ ऐसे ऐसे स्लोगन्स है जो कि सक्सेसफुल स्लोगन जो कि हमारे इंडिया में देखने को मिला था। 1977 का एक बहुत फेमस स्लोगन था, गरीबी हटाओ, ठीक है। कांग्रेस के तरफ से जो इंदिरा गांधी जो थे ना, इंदिरा गांधी की तरफ से, तब इंदिरा गांधी का गवर्नमेंट था, ठीक है। तो उस वक्त जो एक स्लोगन चला था, गरीबी हटाओ, तो गरीबी हटाओ एक बहुत ही फेमस चला था। उसके बाद तक सेव डेमोक्रेसी, ये था क्या कि इंदिरा हटाओ देश बचाओ, ये था जनता पार्टी के द्वारा ये स्लोगन लिया गया था, ठीक है, 1977 में, ठीक है। और लेफ्ट फ्रंट का था जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी सब होते हैं, वो सब टाइप के लोग थे, ठीक है। तो उसमें अलायंस पार्टी जो होती है ना, जो एलाइड करके जो बनते हैं, उसी में था एक लेफ्ट फ्रंट। उन्होंने क्या कहा था 1977 में, उनका भी था लैंड टू द टिलर, मतलब एक तरह का लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड था कि ज़मीन को देने के, जब लैंड रिफॉर्म ला करके ज़मीन को जो होता है ना देने के लिए, ठीक है। तो उससे रिलेटेड एक स्लोगन लाया गया था। उसके बाद तेलुगु में जो था, प्रोटेस्ट द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ द तेलुगुज, वहाँ पर एक ये सब स्लोगन्स को देखने को मिला था। तो होता है क्या है ना कि इन एडिशन टू द लॉज, ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज इन आवर कंट्री हैव एग्री टू ए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है फॉर इलेक्शन कैंपेन? सीधी सी बात है ना कि ये सब चीज़ आप कर तो रहे हैं, लेकिन थोड़ा ध्यान में रखते हुए, कुछ लॉ है, कुछ नियम को ध्यान में रखते हुए कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब होता है जैसे आचार संहिता आपने सुना होगा, ठीक है। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता है, कुछ नियम होते हैं, इलेक्शन कमीशन के द्वारा कुछ नियम होते हैं, उस नियम के तहत आपको सब चीज़ करना होता है। अकॉर्डिंग टू दिस पार्टी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, ठीक है, नो पार्टी और कैंडिडेट कैन यूज एनी प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर इलेक्शन प्रोपेगेंडा। इसमें क्या कहा जाता है कि आप कोई ऐसा जगह पे जाकर के इलेक्शन प्रोपेगेंडा आप नहीं कर सकते हैं जो मंदिर मस्जिद जाकर के, या कोई भी रिलीजन बेस्ड जहाँ पे भी होता है, जहाँ पूजा का स्थल होता है, आप वहाँ पर जाकर के ये नहीं करेंगे कि धर्म रिलेटेड आप ऐसा कुछ करने लगे कि वहाँ पर जाकर के प्रचार करने लगे। आप ये नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सीधी सी बात है ना, आप इलेक्शन को पॉलिटिकल को और रिलीजियस को, ठीक है, आप धर्म को अलग रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। यूज़ गवर्नमेंट व्हीकल्स, एयरक्राफ्ट और ऑफिशियल फॉर इलेक्शंस, ये आप नहीं कर सकते। गवर्नमेंट का रिसोर्सेस आप यूज नहीं कर सकते। लेकिन आप देखते होंगे कि गवर्नमेंट के रिसोर्सेज से जैसे रिलेटेड गवर्नमेंट का गाड़ी हो गया, ठीक है, गवर्नमेंट के सिक्योरिटी हो गया, ठीक है, उनके ऑफिसर्स हो गए, ये सब तो रहते हैं। तो फिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि यूज गवर्नमेंट व्हीकल्स, एयरक्राफ्ट और ऑफिशियल फॉर इलेक्शन, ये यूज आप नहीं कर सकते कोई भी पार्टी और कोई भी कैंडिडेट? समझिए, कोई भी पार्टी और कैंडिडेट कहने का तात्पर्य है, यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, एक होता है पार्टी, होता है जो रूलिंग पार्टी होता है, जिसको हम लोग कहते हैं गवर्नमेंट, जैसे बीजेपी का भी है, ठीक है। और एक पार्टी होता है अपोजिशन, सपोज दैट हम मांग लेते हैं कांग्रेस का। तो कांग्रेस और रूलिंग पार्टी में ये
ये अंतर है कि रूलिंग पार्टी को क्या होता है ना, रूलिंग पार्टी में जैसे मान के चलिए प्रधानमंत्री वाराणसी से भी इलेक्शन लड़ेंगे तो वहाँ से उनको टिकट मिला, वहाँ से वो लोकसभा से जीते, ठीक, लोकसभा में वहाँ से वाराणसी से, तो वाराणसी में वहाँ पर जाएंगे इलेक्शन लड़ने के लिए, तो वहाँ तो जाएंगे ही वाराणसी में, वहाँ टिकट मिलेगा तो वाराणसी से जाएंगे करने के लिए। लेकिन साथ ही साथ वो एक प्राइम मिनिस्टर भी तो है ना, प्राइम मिनिस्टर का एक ओहदा है, वो प्राइम मिनिस्टर का सिक्योरिटी है वहाँ पे, वो प्राइम मिनिस्टर के सिक्योरिटी के लिए जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि वो सिक्योरिटी को क्या करेंगे, क्या एक काम करो बीजेपी का तुम लोग गमछा उमछा पहन लो या बीजेपी का तुम कपड़ा पहन लो, बीजेपी का प्रचार करो, तो सिक्योरिटी नहीं करने वाला, पुलिस फोर्स नहीं करने वाले, ठीक है। पुलिस फोर्स क्या कर रहे हैं, उसका एक तरह का सिक्योरिटी है, क्योंकि वो एक प्राइम मिनिस्टर है। तो गवर्नमेंट को थोड़ा सा यहाँ पे अपॉर्चुनिटी थोड़ा सा देखा जाए तो जो गवर्नमेंट होता है ना, जैसे सर रूलिंग पार्टी होता है, तो उसको यहाँ पे एक प्रेफरेंस इसलिए मिलता है क्योंकि उसको बस यही होता है कि सिक्योरिटी, क्योंकि वो एक पोस्ट है वो, ठीक है, एक पद है, प्राइम मिनिस्टर है वो, इसलिए उनको सिक्योरिटी मिलता है, गवर्नमेंट का रिसोर्सेज मिल जाता है, ठीक है। वंस इलेक्शन वेयर अनाउंस्ड, ठीक है, मिनिस्टर शेल नॉट ले फाउंडेशन स्टोन ऑफ एनी प्रोजेक्टेड, ठीक है, टेक एनी बिग पॉलिसीज डिसीजंस और मेक एनी प्रोमिसेस प्रोवाइडिंग पब्लिक फैसिलिटीज। ये बात को समझिएगा, जब एक बार इलेक्शन को अनाउंस कर दिया जाएगा, ठीक है, तो उस इलेक्शन के बीच में जो मिनिस्टर्स होते हैं ना, वो कोई भी चीज़ का फाउंडेशन स्टोन नहीं रख सकते। कहने का मतलब है क्या कि होते हैं ना कि मिनिस्टर है कि जैसे कि अब क्या है ना, 2024 में इलेक्शन होने वाले हैं, ठीक है, 2024 में लोकसभा के इलेक्शन होने वाले हैं, तो सब पार्टियां क्या करेंगे, ये बोलेंगे ये हम ये आपको ये करने वाले, हम ये करने वाले। तो अब ऐसा होगा ना कि जब इलेक्शन का डेट जब जैसे निकल जाता है, जब इलेक्शन कमीशन जब एक बार इलेक्शन अनाउंस कर देता है, तो आप उस बीच में एक ऐसा नहीं कर सकते कि चले गए कहीं पर जाकर के हम बोलेंगे ये कॉन्स्टिट्यूंसी में हम इतने कॉलेजेस बनवा देंगे, हम इतना ये बनवा देंगे, हम इतना ये करवा देंगे, ठीक है। इस तरह से जाकर के आप ये नहीं कर सकते हैं। इससे तो आप यही ना हो गया कि आप जनता को अपने तरफ खींचने के लिए आप कुछ फाउंडेशन कर रहे हैं। देखिए, फाउंडेशन कहने का मतलब वो तो गवर्नमेंट के थ्रू जो भी लॉन्च किया जा रहा है वो तो गवर्नमेंट का हो रहा है, ठीक है। लेकिन इलेक्शन में आपको जो अपोजिशन होता है ना, उनको भी एक बराबरी का आपको इक्वल फ्री एंड फेयर मैनर को देखने के लिए दोनों को बराबरी देखना होगा ना। इस वजह से क्या किया जाता है कि उस वक्त कोई भी फाउंडेशन स्टोन नहीं रखने के लिए बोला जाता है, कोई भी बहुत बड़ा पॉलिसीज़ को उस वक्त प्रॉमिस करने के लिए नहीं कहा जाता है, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट? चलिए, अब होता है क्या है कि इसे समझिएगा जरा सा, इट इज़ नेसेसरी टू रेगुलेट कैंपेन्स टू इंश्योर दैट, आप कुछ क्या है ना कि कैंपेन्स को रेगुलेट करने के लिए ना कुछ एवरी पॉलिटिकल पार्टी टू कैंडिडेट गेट्स ए फेयर इक्वल चांसेस टू कम्पीट। अब सवाल है हाउ, ठीक है, समझिएगा। अकॉर्डिंग टू आवर इलेक्शन लॉ नो पार्टी और कैंडिडेट कैन, हमारा इलेक्शन कमीशन में कुछ नियम भी है, वो क्या है कि ब्राइब और थ्रेटन वोटर, सीधी सी बात है, आप किसी को रिश्वत नहीं कर सकते हैं, किसी को आप धमका नहीं सकते हैं। अपील टू देम इन द नेम ऑफ कास्ट और रिलीजन, आप धर्म और कास्ट के ऊपर में आप पॉलिटिकल एजेंडा नहीं खेल सकते हैं, ठीक है। किसी को आप ये नहीं कर सकते, डिसयूनिटी को फैलाता है ना ये, ठीक है। यूज़ गवर्नमेंट रिसोर्स फॉर इलेक्शन कैंपेन, सीधी सी बात है, आप गवर्नमेंट का रिसोर्स का यूज नहीं कर सकते हैं। मतलब देखिए, अब क्या है कि एक तरफ है गवर्नमेंट और एक तरफ है अपोजिशन पार्टी। अब कांग्रेस चाहे कि नहीं हम गवर्नमेंट का ही रिसोर्सेज का यूज करके हम गवर्नमेंट का ऐसे करें, नहीं ना, वो तो आप वैसा नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन एक तरफ है प्राइम मिनिस्टर एक तरह से गवर्नमेंट भी है, और दूसरी बात क्या है ना कि वो एक जगह से इलेक्शन भी लड़ने वाले हैं, तो उसको क्या होगा कि उनको गवर्नमेंट रिसोर्सेज मिल जाता है, ठीक है। जैसे कि गवर्नमेंट का व्हीकल्स हो गया, ठीक है, उनका ऑफिसर्स हो गए, सिक्योरिटी हो गया, तो ये इसके लिए सिक्योरिटी के तौर पर खड़े होते हैं, ओके। स्पेंड मोर देन 25 लाख इन ए कॉन्स्टिट्यूंसी फॉर ए लोकसभा इलेक्शन, और लोकसभा इलेक्शन के लिए 25 लाख और 10 लाख का जो खर्च होगा वो कॉन्स्टिट्यूंसी इन ए असेंबली इलेक्शन। कहने का मतलब है कि आप इनसे ज़्यादा यानी 25 लाख से ज़्यादा लोकसभा में आप खर्च नहीं कर सकते हैं, और असेंबली इलेक्शन जो होता है, जो कि चीफ मिनिस्टर का जो इलेक्शन होता है, ठीक है, तो उसमें उस चुनाव में आप 10 लाख से ज़्यादा आप खर्च नहीं कर सकते। ये तो बस ऑन पेपर कहने के लिए है, रियलिटी में करोड़ों का खर्च कर दिया जाता है, ठीक है। लेकिन शो करेंगे कि नहीं हमने इतना खर्च किया ही नहीं है, बहुत है यहाँ पे 100 करोड़ का यहाँ पे खर्च कर दिया जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, बहुत खर्च होता है। लेकिन दिखाने के लिए क्या किया गया है, 25 लाख से ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट, इलेक्शन कैंपेन समझ में आ गया, ठीक है। अब क्या है कि इलेक्शन कैंपेन भी हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, अब आएगा वोटिंग देने के लिए। अब हो जाएगा वोटिंग का टाइम आया, तो वोटिंग का टाइम आएगा तो पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स, ठीक है। अब आएगा तो पर्सन क्या करते हैं, ठीक है, वो नेम इन द वोटर लिस्ट। अब क्या होगा, उनका वोटर लिस्ट में वो नाम खोजेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, वो वोट देंगे, कास्ट दियर वोट, जो कि किस दिन देंगे, पोलिंग या वोटिंग डे, खास करके इस दिन क्या होता है ना, आपको छुट्टी रहेगा, ठीक है। और ये पोलिंग बूथ इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, पोलिंग बूथ पर जा करके वहाँ पे पोलिंग होता है। पोलिंग बूथ यूजुअली स्कूल में होगा, ठीक है, या कोई गवर्नमेंट ऑफिस, जैसे कि यहाँ पे भी आपको जो देखने को मिलेगा, वहाँ पर आपको क्या होता है, यहाँ पे भी आपको स्कूल में आपको दिखेगा पोलिंग होते हुए, ठीक है।
उसमें क्या होता है फिर आइडेंटिफाइंग होता है, मार्किंग होता है और कास्टिंग वोट होता है। आइडेंटिफाइंग करने का मतलब है कि वोटिंग लिस्ट, वोटर लिस्ट जो होता है ना, ठीक है, पेपर में निकालेंगे, वहाँ पे नाम वाम देखेंगे आपका, ठीक है। उसके बाद मार्किंग होगा, मार्किंग होगा क्या होगा, अब जब वोट दे देंगे ना तो आपको हाथ पे, ठीक है, आपको 1 मिनट, सॉरी 1 सेकेंड, ये आपको ना इस तरह से यहाँ पर आपको एक मार्क किया जाएगा, ठीक है, और लोग सेल्फी लेकर के डालते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा ना, आपको यहाँ पे आपको एक मार्क दिया जाता है, कास्टिंग वोट दीजिएगा तो एक मार्किंग होगा। हाउ वन कैन इंश्योर दैट द इलेक्शंस टेक प्लेस इन अ फेयर वे। अब सवाल है कि एक सवाल आता है कि ये जो वोटिंग तो हो रहा है, पोलिंग बूथ पड़ गए हैं, वोटिंग सबको दे रहे हैं, अब ये सवाल है कि कैसे होगा। अच्छा, उससे पहले एक चीज़ समझाते हैं आपको। 2 टाइप का, ये आपके बुक में है या नहीं ये पता नहीं, बट आपको समझा रहे हैं। 2 तरीके से आपको इलेक्शन होता था, ठीक है। एक तो होता था पहले बैलेट होता था, इसमें पेपर रहता था, ठीक है, इसमें आपको बॉक्स टाइप का बना रहता था, ठीक है। उसमें जिसको आप कीजिएगा उसको बॉक्स में टिक मार दिए और उसको थप्पा लगा दिए और उसको मोड़ करके आप बॉक्स में डाल दिए। तो इसी तरह से बैलेट वाला होता था, इसे पेपर। अब क्या होता है, ईवीएम का यूज होता है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ईवीएम मतलब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में भी क्या हुआ था ना, तो लोग विवाद करने लगे कि अच्छा हम जो वोट देंगे ये मशीन कैसे पता चलेगा कि हमको ये मशीन सही बता रहा है। तो 2015 का जो आपको जो चुनाव हुआ था 2019 वाला, ठीक है, तो उसमें वीवीपैट का यूज हुआ था। क्या यूज हुआ था, वीवीपैट का। इसमें क्या होता है, वीवीपैट में क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन रहता है यहाँ पे, ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो रहता है ये साथ में साथ, इसके बगल में आपको एक बॉक्स रहता है, उसमें आपको शीशा का ऐसे आपको पैकिंग रहेगा। इसमें आपको वो पर्चा ऐसे गोल घूम करके आएगा, ठीक है, और नीचे चला जाएगा। उसमें आपको दिख जाएगा कि आप किसको वोट दिए हैं, वहाँ आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो ये आपको पता चल जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का में समझ में आया। अब आपको है कि व्हाट मेक्स इलेक्शन इन इंडिया डेमोक्रेटिक। अब इंडिया में जो डेमोक्रेटिक कैसे हो, अब हम कहेंगे कि इंडिया में तो इलेक्शन हो रहे हैं, लेकिन इंडिया में जो इलेक्शन हो रहे हैं ना वो डेमोक्रेटिक कैसे है, ठीक है। क्या ऐसी चीज़ जिसको इंडिया के इलेक्शन जो होता है ना वो डेमोक्रेटिक बनाता है, तो समझाते हैं। इलेक्शन अनफेयर प्रैक्टिसेस इन इलेक्शंस। अच्छा, इंडिया का आपको इलेक्शन तो समझ में आ गया। तो ये जो 2 पिलर आपको समझाए थे ना, पहले आपको क्या समझाए थे, फिलोसफिकल एंड समझाए थे। दूसरा क्या समझाए थे कि इंडिया में आपको इलेक्शन कैसे हो रहा है, ठीक है, इंडियन इलेक्शन के बारे में समझा रहे थे। और तीसरा आपको क्या बोले थे कि थ्योरेटिकल एस्पेक्ट आपको समझ में आएगा कि इंडिया में जो इलेक्शन हो रहा है ना, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट आप समझेंगे कि आखिर वो कैसे आपको इंडिया इलेक्शन कैसे वो डेमोक्रेटिक है, क्या ऐसा चीज़ होता है जो डेमोक्रेटिक बनाता है, कौन उसके पीछे लोग हैं क्या, ठीक है, उनके पीछे क्या क्या फैक्टर है, तो वो हम लोग समझेंगे। तो आपका फिलोसफिकल एंड आपको क्लियर हो गया, इंडिया में जो कैसे इलेक्शन होता है वो क्लियर हो गया। अब उसके पीछे जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है वो समझते हैं, ठीक है, कि इंडिया में जो इलेक्शन हो रहे हैं वो कैसे समझेंगे कि इंडिया में इलेक्शन जो डेमोक्रेटिक तरह के हो रहे हैं, ठीक है। मैक्सिको में भी इलेक्शन हो रहा था, बहुत जगह होता है इलेक्शन, जिम्बाब्वे में हो रहा था, पाकिस्तान में होता है, चाइना में होता है। तो अब क्या ऐसा तरीका है जो इंडिया में जो इलेक्शन हो रहा है वो डेमोक्रेटिक टाइप का है कि नहीं है। तो इंक्लूजन ऑफ फॉल्स नेम्स, ठीक है, समझिएगा जरा सा, कुछ इनफेयर प्रैक्टिसेस होता है इलेक्शन में। एक्सक्लूजन ऑफ जेन्युइन नेम्स इन द वोटर लिस्ट। आपको वो मूवी है ना भूतनाथ वाला, उसमें क्या बताए थे हम आपको कि उसमें क्या करते हैं, लोग मर भी जाते हैं तो उसे क्या करते हैं, उसका वोटिंग लिस्ट लेकर के लोग वोट डालते थे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना कि ये सब चीज़ आपको देखने को मिलेगा कि कभी कभी क्या करेंगे ना लोग फेक तरीके से आपको वो उनका नाम का यूज करके, ठीक है, फॉल्स नेम का यूज करके वोटिंग डालते हुए। उसके बाद क्या होगा, मिस यूज ऑफ गवर्नमेंट फैसिलिटी ऑफिशियल्स बाय द रूलिंग पार्टी वही जिसका अभी सरकार है। जैसे कि अभी सपोज डेट अगर हम बात करें तो बीजेपी का है, तो बीजेपी को आपको एक तरह से आपको देखने को मिलेगा कि उनके तरफ थोड़ा सा फायदा दिखेगा, ठीक है। रूलिंग पार्टी को गवर्नमेंट रिसोर्सेज का फायदा मिल जाता है क्योंकि वो एक तरह का तभी सरकार है, तो उनको थोड़ा सा दिखने में लोगों को नज़र में थोड़ा ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है, ठीक है। एक्सेसिव यूज़ ऑफ मनी बाय रिच कैंडिडेट एंड बिग पार्टीज। बहुत पैसों का खर्च होता है, ठीक है। जितने भी बड़े बड़े लोग होंगे ना, जो भी बड़े बड़े कैंडिडेट होंगे वो पैसों का नदी बहा देते हैं, ठीक है, कि हमको जीतने के लिए। वही अच्छे लोग जो होंगे, जो अच्छा सेवा भाव से आएंगे, तो वो गरीब ही रहेगा तो वो इस मैदान में खड़ा नहीं हो पाते हैं, उसको इस एरिया से निकाल देता है, बाहर कर दिया जाता है पैसों की मदद से, ठीक है, बाहर कर देता है, ठीक है। इंटिमिडेशन ऑफ वोटर्स एंड रिगिंग ऑफ द पोलिंग डे। सीधी सी बात है कि पोलिंग बूथ के सामने भी आपको कहीं कहीं पर ऐसा होगा कि कोई धमकाने के लिए खड़ा रहेगा या कुछ रिश्वत दिया रहेगा, ठीक है। हालांकि ये सब चीज़ होता तो है लेकिन इतना नहीं होता है कि हमारे इंडिया के इलेक्शन को डैमेज कर सके, ठीक है। बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम मायने में ऐसा होता है, ठीक है। फॉर्चुनेटली दे आर नॉट ऑन ए सच ए स्केल, उस तरह का स्केल पर नहीं होता है कि डिफीट द वेरी पर्पस ऑफ इलेक्शन, ठीक है। सीधी सी बात है कि जो पर्पस है हमारा इलेक्शन का, ठीक है, उसको डिफीट नहीं कर सकता है, ठीक है। इतना स्केल पर नहीं होता है मतलब उतना स्केल पर नहीं होता है, ठीक है।
अब है कि इसके पीछे है कौन, इनको पावर में अब ये सब चीज़ को देख रेख कौन करेगा, तो वो होते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन। अब ये वर्ड लिखा हुआ है इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट का क्या मतलब है कि इनको कोई भी रोक टोक नहीं करेगा, ये इंडिपेंडेंट है, ठीक है। जैसे जुडिशरी क्या होता है, हम आपको बताए थे क्लास 8 में कि जुडिशरी क्या होता है, जुडिशरी का सबसे एक अच्छा फायदा है कि वो इंडिपेंडेंट है, अगर उसके ऊपर भी अगर कोई लिमिटेशन लगाने लग जाएगा तो फिर वो क्या चीज़ का इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट है, नाम में ही बहुत कुछ है। अब ये इलेक्शन कमीशन क्या होता है, इसके बहुत कुछ है, समझिएगा जरा सा। वेदर इलेक्शंस आर डेमोक्रेटिक और नॉट, ठीक है, वो डिपेंड करता है कि हु कंडक्ट द इलेक्शन। सीधी सी बात है कि वो डेमोक्रेटिक है कि नहीं है, तो वो ऐसे समझ में आएगा कि कौन इलेक्शंस करवाता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो समझ आते हैं, वो होता है इलेक्शन कमीशन। वो कौन होता है, इलेक्शन कमीशन। इंजॉय द सेम पावर एज जुडिशरी, जुडिशरी जैसा इसको पावर देखने को मिलेगा, वही इंडिपेंडेंट वाला जो पावर होता है वो देखने को मिलेगा। और इसके नीचे में आपको इसी में क्या होता है, आपको चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है, आपको अपॉइंटेड किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। बट एक बार अगर अपॉइंट हो जाएगा तो नॉट आंसरेबल टू द प्रेसिडेंट और द गवर्नमेंट। अब मान के चलिए कोई प्रेसिडेंट बोलेगा कि देखो बाबू हम तो तुमको बना दिए इलेक्शन कमीशन, ठीक है, तुम मेरा थोड़ा सा बात सुनना, ठीक है, इलेक्शन में मेरा बात सुनना, तो वो बोलेगा नहीं 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 ऐसा तो नहीं हो सकता है, ठीक है, सीधी सी बात है, उसको धुतकार के भगा देगा, मतलब वो ऐसे मजाक में उड़ा देगा उसको, क्योंकि एक बार इलेक्शन कमिश्नर बन गया ना तो वो आंसरेबल नहीं होता प्रेसिडेंट को या कोई भी गवर्नमेंट को। अगर गवर्नमेंट का बात सुनेगा, अगर प्रेसिडेंट का बात सुनेगा तो क्या चीज़ का इंडिपेंडेंट, तो वो फिर क्या चीज़ को, वो दोनों को बराबर देखेगा, चाहे वो अपोजिशन में जो भी होगा और जो रूलिंग में होगा, ठीक है। वही तो इस चीज़ को एक डेमोक्रेसी का अगर मीनिंग अगर देखा जाए ना तो पूरा का पूरा इलेक्शन के कारण ही डेमोक्रेसी का एक बना हुआ है, ठीक है। डेमोक्रेसी जो बना हुआ है ना वो इलेक्शन के कारण बना हुआ है, क्लियर। अगर इलेक्शन अगर सही तरीके से ना होना तो डेमोक्रेसी कोई नाम का नहीं है। अब चाइना में देख सकते हैं, वर्चुअली इम्पॉसिबल टू रिमूव दी चीफ इलेक्शन कमिश्नर। सीधी सी बात है, इम्पॉसिबल होता है, इम्पॉसिबल तो नहीं होता है, लेकिन देखा जाए तो स्पेशल मेजोरिटी लाइए, 2/3 से लेकर के संसद में जाइए, बहुत कुछ होता है इसमें, ठीक है, तब जाकर के यानी कि ये क्या दिखा रहा है आपको कि यहाँ पर ये दिखाया जा रहा है कि यहाँ पर आपको एक बार जो बन गया इलेक्शन कमीशन, ठीक है, इलेक्शन कमिश्नर, तो उसको हटाना प्रॉब्लम है। और यही चीज़ तो दिखाता है कि इंडिपेंडेंट, यही चीज़ तो दिखाता है कि क्या ऐसा पावर है, ठीक है, जो कि इंडिपेंडेंट है। तो ये ऐसा अगर क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ऐसा क्या ऐसा फंक्शन है जो कि उसे इंडिपेंडेंट बनाता है, तो ये सब आप पॉइंट लिख सकते हैं कि जुडिशरी जितना पावर मिलता है, ठीक है। वेरी फ्यू इलेक्शन कमिश्नर इन द वर्ल्ड, ठीक है, हैज सच वाइड रेंजिंग पावर्स एज द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इंडिया जैसा जो है ना शायद ही किसी के पास इतना ज़्यादा अच्छा सा पावर है। पावर ऑफ इलेक्शन कमिश्नर, आप डायरेक्ट अगर पावर ऑफ इलेक्शन कमिश्नर का अगर आपको पूछ दिया जाए कि पावर क्या क्या है, तो सीधी सी बात है, इलेक्शन कमिश्नर टेक डिसीजन ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ कंडक्ट, ठीक है, एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन, ठीक है, इलेक्शन से कंट्रोल फ्रॉम द अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शन से ले करके डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट। जब एक बार अनाउंस हो जाएगा, ठीक है, इलेक्शंस, और उसका रिजल्ट से लेकर रिजल्ट का जो डिक्लेरेशन होता है उस भी जो कंट्रोल होता है, कैसे करवाया जाएगा, क्या चीज़ करेंगे नहीं करेंगे, उस सारा का सारा डिसीजन, सारा का सारा जो कार्य होता है, जो फंक्शन होता है, वो कौन संभालता है, इलेक्शन कमीशन के सारा का सारा पावर हाथ में रहेगा, ठीक है। उसके बाद इट इम्प्लीमेंट्स द कोड ऑफ कंडक्ट, सीधी से बात है, वो क्या करेंगे, कोड ऑफ कंडक्ट को लगा देते हैं, पनिशेस एनी कैंडिडेट और पार्टी दैट वायलेट्स इट। सीधी सी बात है, अगर कोई भी कैंडिडेट या पार्टी ही क्यों ना हो, अगर कोड ऑफ कंडक्ट का अगर उल्लंघन किया तो उसके कोड ऑफ कंडक्ट के तहत से उसको पनिशमेंट मिलेगा, बैन कर दिया जाता है कितने कितने पार्टियों को, कितने कितने लोगों को तो इलेक्शन से बैन कर दिया जाएगा कि अगर आप इलेक्शन कमीशन का बात नहीं सुनेंगे तो, ठीक है। तो ड्यूरिंग द इलेक्शन पीरियड, ठीक है, इलेक्शन पीरियड द इलेक्शन कमीशन कैन ऑर्डर द गवर्नमेंट टू फॉलो सम गाइडलाइंस, ठीक है, कि वो क्या करते हैं, गवर्नमेंट को कुछ गाइडलाइंस देते हैं। क्या गाइडलाइंस देते हैं, टू प्रिवेंट यूज एंड मिस यूज ऑफ गवर्नमेंटल पावर टू एनहेंस इट्स चांसेस टू विन इलेक्शंस। अभी समझाएंगे आपको इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्शंस एंड ट्रांसफर सम गवर्नमेंट ऑफिशियल, क्या होगा, और सुनिएगा, और क्या करते हैं कि होता क्या है ना कि जैसे सपोज डेट क्या है कि कोई एमएलए है, कोई एमएलसी है, ठीक है,
और वो देख रहा है कि उसके डिस्ट्रिक्ट का जो डीएम है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, ठीक है, वो क्या कर रहा है ना, वो उसको कुछ भी गलत करने से ना, मतलब वो देख रहा है कि अरे ऐसा कुछ होगा कि इलेक्शन के टाइम में ये क्या करे, इलेक्शन होने वाला है और ये ना हमको ना मतलब दिक्कत देने वाला है, ठीक है, मतलब ये हमको मतलब गलत काम करने नहीं देगा, ठीक है, या धमकाने के लिए या रिश्वत देने के लिए जो भी हम करते हैं, ठीक है, उल्टा पुल्टा काम है तो रुकावट डालेगा ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, तो उसका ट्रांसफ़र करवा दिया जाता है। तो ट्रांसफ़र करवाने के वक्त में इलेक्शन कमिश्नर वहाँ पे इंटरव्यू कर सकते हैं, ठीक है, कि अगर देखा कि अरे इसको क्यों कर रहा है, ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को कैसे यहाँ से वहाँ तक ट्रांसफर करवा रहा है, तो वहाँ पे रोक लगा देगा। इसके पास इतना पावर है इलेक्शन कमिश्नर के पास कि वो रोक लगा देगा, कि गवर्नमेंट को बोलेगा कि इस तरीके से इधर से उधर मत कीजिए, ठीक है। सीधी सी बात है कि गवर्नमेंट का काम है गवर्नमेंट कैसे चलाना है, ठीक है, देश सरकार कैसे चलाना है वो गवर्नमेंट का काम है, लेकिन इलेक्शन कैसे करवाना है, इलेक्शन के रिलेटेड में अगर गवर्नमेंट से कोई प्रॉब्लम होगा, सरकार से कोई दिक्कत आएगा, तो सरकार को भी इलेक्शन कमिश्नर बोलता है कि ऐसा ना करे, इसका मिसयूज ना हो, ठीक है, इस डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को वहाँ से ना हटा दें। समझ रहे हैं इस चीज़ को? इसीलिए बोलते हैं कि उसका मिसयूज ना हो, कि गवर्नमेंट पावर का यूज करके इलेक्शन को जीतने के लिए ट्रांसफर सम गवर्नमेंट ऑफिशियल, है ना, कि गवर्नमेंट ऑफिशियल को हटाना नहीं है। व्हेन एन इलेक्शन ड्यूटी, एक बार इलेक्शन ड्यूटी लगता है तो गवर्नमेंट ऑफिसर्स वर्क अंडर द कंट्रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन और नॉट द गवर्नमेंट। अब होता है क्या है कि कोई एक टीचर ही क्यों नहीं है, कोई एक टीचर ही स्कूल में देखेंगे कि पोलिंग बूथ जो होता है, इलेक्शन होता है, तो खास करके आपको गवर्नमेंट ऑफिसर ऑफिस दिखेगा, या नहीं तो कोई भी स्कूल में आपको जा करके पोलिंग होता है, ठीक है, वहीं पर आपको मतदान होता हुआ दिखेगा। तो वहाँ पर क्या करते हैं, वहाँ के जो टीचर सब होंगे ना, वहाँ के टीचर को क्या करते हैं ना, आपको ड्यूटी में लगा देते हैं कि आप जो है ना इलेक्शन बूथ पर आप ड्यूटी रहेगा आपको, तो तभी वो एक टीचर नहीं रहते हैं, तभी वो किसके अंदर में काम करते हैं, तभी वो गवर्नमेंट के अंदर में नहीं है वो, ठीक है, तभी वो इलेक्शन कमिश्नर के अंदर में है। तो अगर वो एकदम इंडिपेंडेंट हो जाएगा तभी चाहे कोई भी रहेगा ना, तो वो टीचर का वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि वो इलेक्शन कमिश्नर के अंदर में है वो उस वक्त। समझ रहे हैं? उसका ड्यूटी करने का मतलब है कि वो उस वक्त इलेक्शन कमिश्नर के अंदर में है। तो आप समझ में आया कि ये पावर ही बताता है कि ये कितना ज़्यादा जो पावर, इसी की वजह से तो इंडिया का जो इलेक्शन है ना, इसी के थ्रू तो पता चलता है कि यहाँ पर क्या है कि एक आपको डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ इलेक्शन देखने को मिलता है। डेमोक्रेसी जो बना हुआ है ना, तो ये इलेक्शन सही तरीके से फ्री एंड फेयर मैनर से होगा तो ही डेमोक्रेसी अब बना हुआ रहेगा, ठीक है। अब एक चीज़ और है कि पॉपुलर पार्टिसिपेशन से भी पता चलता है कि क्वालिटी ऑफ इलेक्शन कैसा है। अब पॉपुलर पार्टिसिपेशन करने का मतलब कि पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इंथुसियास्टिक और नॉट, मतलब कौन उत्साहित है कि नहीं है, वो देखने से पता चलेगा कि इफ़ द इलेक्शन प्रोसेस इज नॉट फ्री एंड फेयर, अगर फ्री एंड फेयर नहीं होगा तो पीपल विल नॉट कंटिन्यू टू पार्टिसिपेशन इन द एक्सरसाइज। सीधी सी बात है ना, अगर देखेगा अरे यहाँ पे तो इलेक्शन में तो लोग धांधली चल रहा है, कोई भी फ्री एंड फेयर मैनर है ये नहीं, किसी को बराबरी अपॉर्चुनिटी मिलता ही नहीं है, तो लोग उतना पार्टिसिपेट लेगा इस समय, लोग उतना इस सब चीज़ में उत्साहित रहेगा नहीं रहेगा, इंथुसियास्टिक रहेगा नहीं रहेगा। तो एक ग्राफ है, उस ग्राफ से आपको पता चलेगा, ठीक है, ये ग्राफ है, ठीक है, इलेक्शन ईयर 1991 और ये 2015 है, ये आपको वोटिंग परसेंटेज है। आप देखिए ये ब्लू वाला जो आपको दिखेगा ना, ये आपको दिख रहा है इंडिया का है, ये क्या है आपको इंडिया का है, एक सेकेंड, और ये आपको दिखेगा यूके का, यानी कि ब्रिटेन, लंदन का बात कर रहे हैं। तो आप देखिए वहाँ पे पहले 78% लोग थे और यहाँ पे 56% ही इंडिया में क्या थे, लोग ज़्यादा उत्साहित थे। लेकिन आपको देखिएगा कि ये धीरे धीरे बढ़ करके 66% हुआ है। तो 56 से देखिए आपको कितना दिख रहा है, 66, यानी कि आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है, ठीक है। लोगों का पार्टिसिपेशन यहाँ पे भी दिख रहा है कि हाँ इलेक्शन डेमोक्रेटिक टाइप का हो रहा है, तभी तो लोग इतना पार्टिसिपेट करते हैं, लोग तभी तो इतना उत्साहित है, तभी तो इंथुसियास्टिक हैं। और वहाँ पर आपको देखिए कि ब्रिटेन में क्या हो रहा है, यहाँ पे घट करके 78 से क्या हो गया, 66 पर आकर अटक गया ब्रिटेन वाला। तो वही चीज़ देखिए, ब्रिटेन और आपको इंडिया का आपको एक कंपेरिजन से पता चल रहा है कि इंडिया में लोग क्या हो रहे हैं, इंडिया का लोगों को इलेक्शन पर भरोसा है, तभी तो इतने लोग जा करके पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वोटर्स टर्न आउट फिगर, अब वोटर टर्न आउट फिगर से भी पता चलता है कि पीपल्स का पार्टिसिपेशन कैसा है। पहला कि सॉरी ये सेकेंड फैक्टर हुआ, एक मिनट, ये सेकेंड फैक्टर हुआ, ये पहला फैक्टर हुआ था, ठीक है, ये पहला था। तो होता क्या है कि इसमें ये इंडिकेट करता है कि डेज परसेंटेज ऑफ एलिजिबल वोटर्स हु एक्चुअली कास्ट देयर वोट्स। सीधी सी बात है, आपको वोटिंग से आपको पता चलेगा कि कौन कितना लोग वोट दे रहे हैं, ठीक है। तो आप वोट देखिए, एक सेकेंड आपको दिखाते हैं, ठीक है। इसमें क्या है कि इन इंडिया द पुअर लिटरेट और अंडर प्रिविलेज पीपुल वोट इन, ठीक है,
लार्जर प्रपोर्शन एज कंपेयर्ड टू द रिच एंड प्रिविलेज्ड सेक्शंस, ठीक है, रिच एंड प्रिविलेज्ड सेक्शन से ज़्यादा आपको दिखेगा कि इलिटरेट जो हैं और जो अनप्रिविलेज्ड है उनका लार्जर है वोट देने के मामले में सेक्शन में, ठीक है। दिस इज इन कॉन्ट्रास्ट टू वेस्टर्न डेमोक्रेसीज। और वेस्टर्न डेमोक्रेसीज देख रहे हैं, मान के चलिए हम अमेरिका का देख के चलें, अगर हम अमेरिका का देखते हैं तो अमेरिका के अंदर में देखिए तो यहाँ पे अपर कास्ट कितना है 56, ठीक है, ओबीसी को देखिए 58, ठीक है, शेड्यूल कास्ट को देखिए 60 और शेड्यूल ट्राइब्स को देखिए तो 61। आपको दिख रहा है कि यहाँ पर आपको दिखेगा कि जो आपको अदर कास्ट हैं, ठीक है, जो आपको इलिटरेट हैं, ठीक है, जो आपको अनप्रिविलेज्ड एरिया से आते हैं, तो उन लोगों को दिखेगा ज़्यादा इंटरेस्ट है, ठीक है, वोट देने के मामले में। वही अगर आप देख लीजिए यूएस में वाइट लोगों को यूएस में वाइट का ही ज़्यादा आपको दिखेगा, और वाइट यहाँ पे वाइट लोगों का दिख रहा है, यहाँ पे 56 दिख रहा है आपको, ठीक है, और यहीं पर देख लेके तो यहाँ पर आपको 28। तो ब्लैक लोगों का कम हो रहा है, ठीक है, बाकी लोगों का कम हो रहा है। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि उसके मुकाबले में वेस्टर्न डेमोक्रेसीज के मामले में इंडिया का आप देखिए, इंडिया के इलेक्शन देखिए तो लोगों का ज़्यादा भरोसा है, ठीक है। कॉमन पीपल, एक सेकेंड, कॉमन पीपल इन इंडिया अटैच ए लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस टू इलेक्शन। सीधी सी बात है, लोगों को आप देखिएगा ना कि लोग जो नॉर्मल लोग भी होते हैं ना, आपको नॉर्मल लोग को भी इलेक्शन का रिलेटेड आपको कहीं ना कहीं दिखेगा। हर आपको 7 में से एक व्यक्ति ऐसा मिलेगा हर फैमिली में से, ठीक है, तो आपको एक इलेक्शन से रिलेटेड जुड़े हुए व्यक्ति मिलेंगे। आप जरूरी नहीं कि वो इलेक्शन में खड़ा हो रहा है, हो सकता है कि वो इलेक्शन का प्रचार कर रहा है, इलेक्शन का पोस्टर लगा रहा है, इलेक्शन से रिलेटेड कुछ रैली कर रहा है, लेकिन कोई ना कोई इलेक्शन से, तो वहाँ पे बहुत कॉमन लोगों जो होता है इंडिया में बहुत ज़्यादा इलेक्शन से रिलेटेड होता है। दे फील दैट through elections they can bring pressure on political parties to adopt policies and programs favorable to them। सीधी सी बात है, उनको लगता है, उनको महसूस होता है कि थ्रू इलेक्शन के थ्रू ही वो क्या कर सकते हैं कि प्रेशर कर सकते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर कि जो पॉलिसीज़ है ना, कि वो पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स, ठीक है, उनके फेवर में हो। सीधी सी बात है, जो देश के फेवर में हो, जो जनता के फेवर में हो, वो लोगों का भरोसा होता है इलेक्शन के थ्रू ही। दे आल्सो फील दैट दियर वोट मैटर्स इन द वे थिंग्स आर रन इन द कंट्री। उनका वोट क्या होता है, ठीक है, मैटर करता है, ये आपको दिखाता है। जैसे देखिए ये एक ग्राफ है, इसमें आपको देखिए 67% लोगों को लगता है कि उनका वोट मायने करता है, कि वहाँ उनका वोट से कुछ इफेक्ट आएगा, ठीक है। कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि नहीं कोई इफेक्ट, लेकिन आप देखिए मेजर कितना ज़्यादा आपको दिख रहा है कि 67% लोगों को जो वोट दे रहे हैं उनको ऐसा लगता है कि हाँ उनका वोट है ना काम आएगा। उनको लगता है कि हाँ उनका वोट मैटर करता है कि देश को सही तरीके से चलाने में, ठीक है। द इंटरेस्ट ऑफ वोटर्स, ठीक है, इन इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैज़ बीन इन इंक्रीजिंग ओवर द ईयर्स। सीधी सी बात है, बहुत बड़ा है। कैसे बड़ा है अभी आपको दिखाते हैं। देखिए 1996 में आप देखेंगे तो आपको 8% दिख रहा है, 1996 में, 1998 में 13 है, 1999 में 21 है, 2004 में 32 है। तो देखिए आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है ना लोगों का इंटरेस्ट, ठीक है, इलेक्शन ईयर है और ये इंटरेस्ट आपको देखने को मिलेगा कि लोगों का इंटरेस्ट कितना ज़्यादा बढ़ता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो 1 आउट ऑफ एवरी 7 वोटर्स, सीधी सी बात है, 7 वोटर में से एक हर व्यक्ति, ठीक है, ये डाटा से ये रियलाइज होता है कि 7 में से हर एक व्यक्ति एक मेंबर है पॉलिटिकल पार्टी का। 7 में से, अब ये नहीं बोलेगा सर यहाँ पर तो मेरे आसपास में तो 10-20 लोग हैं, लेकिन वो नहीं, एक एवरेज है, एक एवरेज निकाला गया है कि हर 7 व्यक्ति में से आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि एक व्यक्ति क्या देखने को मिलेंगे, आपको इलेक्शन से पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए मिलेंगे, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट? अब ये तो हो गया, ठीक है। अब क्या है ना कि एक और चीज़ होता है जिसके थ्रू हमको पता चलता है कि हाँ इलेक्शन जो होते हैं ना, इलेक्शन डेमोक्रेटिक है या नहीं है। इसका सबसे बड़ा एक सबूत और ये है कि जो भी इलेक्शन का रिजल्ट आता है ना, वो एक्सेप्ट करता है, आउटकम को उसको एक्सेप्ट किया जाता है, एकदम हाथ जोड़ करके एक्सेप्ट किया जाता है बहुत अच्छे तरीके से। फाइनल जो टेस्ट होता है वो आउटकम ही होता है अपने आप में, ठीक है। द आउटकम ऑफ इंडिया, यानी कि जो रिजल्ट आता है इलेक्शंस, स्पीक फॉर इट सेल्फ, वो अपने आप में बताता है। द रूलिंग पार्टीज रूटीनली लूज इलेक्शन इन इंडिया बोथ एट द नेशनल एंड द स्टेट लेवल। और यही तो दिखाता है कि देखिए जो एज रूलिंग पार्टी होते हैं वो गिरते हुए भी दिखते हैं और जो अपोजिशन पार्टी होते हैं वो जीतते हुए भी दिखते हैं। यही तो इलेक्शन का डेमोक्रेसी दिखाया जाता है, ठीक है। इलेक्शन के थ्रू डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंट किया जाता है कि इलेक्शन ऐसा होता है ना कि लोगों को दिखता है कि हाँ सरकार बदलते हुए दिखता है, तभी तो पता चलता है कि हाँ इलेक्शन फ्री एंड फेयर मैनर में, तभी तो क्या हो रहा है, सरकार बदल रहे हैं। अगर नहीं बदलते हैं तो एक ही पार्टी अगर बना रहता तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं ऐसा मन में ये लगता है कि इलेक्शन में कहीं ना कोई कुछ झोल हो रहा है, इलेक्शन कहीं ना कहीं सही तरीके से नहीं हो रहा है।
ठीक है। इन द यूएस, अगर हम यूएस का मुकाबले में देखें इंडिया का, तो एन इंक्यूबमेंट और सिटिंग इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं वहाँ के जो एमएलए एमएलसी टाइप का जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, रेयरली लूज एन इलेक्शन, उनको हटते हुए आप जल्दी नहीं देखेगा, एक बार जो बन जाएगा ना वो हटता हुआ नहीं दिखेगा। लेकिन वही इंडिया में देख लीजिए, अबाउट हाफ ऑफ सिटिंग एमपी और एमएलएज वो इलेक्शन हार जाते हैं। क्यों हारते हैं? सीधी सी बात है कि उनको पसंद नहीं आएगा तो अगला बार हटा दिया जाता है। तो यहाँ पर क्या दिखेंगे आपको, मिनिस्टर्स, आपको एमपी, ठीक है, और ये जो आपको एमएलएज एमएलसी ये सब आपको हटते हुए दिखेंगे। कैंडिडेट हु आर नोन टू हैव स्पेंट ए लॉट ऑफ मनी ऑन बाइंग वोट्स, ठीक है, एंड दोज विल नोन क्रिमिनल कनेक्शंस ऑफ्टन लूज इलेक्शंस। क्या कहा गया, ये लाइन को बड़ा अच्छे से ध्यान सुनिए। वैसे कैंडिडेट जिसका कोई ना कोई कनेक्शन होता है या बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करता है वोटिंग को खरीदने के लिए, या धमका करके, या क्रिमिनल प्रोसेस के थ्रू, या उसको धमका करके पैसा रिश्वत दे करके जो वोटिंग को खरीदता है, उसके बावजूद भी दिखा गया है कि इलेक्शन जितना फ्री एंड फेयर मैनर के होने के बावजूद इलेक्शन का ये गरिमा को दिखाया गया है कि तभी भी वो लोग हार जाते हैं, तभी भी वो लोग हारते हुए दिखते हैं। और इसी से क्या दर्शाया जाता है कि इलेक्शन कितना सही तरीके से हो रहा है। बेरिंग वेरी लो डिस्प्यूट इलेक्शंस, हाँ कुछ डिस्प्यूट होते हैं इलेक्शन में, कुछ ना वाद विवाद होता है, उसके बावजूद भी इलेक्टोरल आउटकम्स जो आता है आर यूजुअली एक्सेप्टेड। उसके बावजूद भी अपोजिशनल लीडर्स जो कहते हैं वो ये सोच करके एक्सेप्ट करते हैं, हाथ जोड़ कर करते हैं कि वो पीपल्स वर्डिक्ट, लोगों की चाह थी, ठीक है। तो अब ऐसा नहीं करेंगे कि हाँ ये ज़बरदस्ती इलेक्शन में कुछ गड़बड़ हुआ, नहीं, लोगों का चॉइस था इसलिए ऐसा हुआ बाय द डिफेंडेड पार्टी, ठीक है, सीधी सी बात है, लोगों की चॉइस की वजह से ऐसा होता है। अब एक और बात है कि कुछ ये सब होने के बावजूद भी कुछ न कुछ चैलेंजेस हैं। अब वो क्या चैलेंजेस है वो समझते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन में होने में कुछ चैलेंजेस है। इस टॉपिक को समझने से पहले थोड़ा सा समझते हैं कि लिमिटेशन एंड चैलेंजेस को समझते हैं कि इंडियन इलेक्शन में क्या क्या है। कैंडिडेट एंड पार्टीज विथ ए लॉट ऑफ मनी मे नॉट बी श्योर ऑफ देयर विक्ट्री, ठीक है, सीधी सी बात है, ठीक है। यहाँ पर विक्ट्री, यहाँ पर सीधी सी बात है, जिसके पास ज़्यादा पैसा है ना, ठीक है, वो यहाँ पर जीतते हुए दिखेंगे, और जो, ठीक है, और वो क्या करेंगे ना, जो उसको एडवांटेजेस मिल जाता है और एक अनफेयर तरीका दिखता है किसके साथ, स्मॉलर पार्टीज़ को साथ, ठीक है। जिसके पास पैसा का कमी है, जिसके पास कॉन्ट्रैक्ट की कमी है, जिसके पास रिसोर्सेज की कमी है, तो उनको क्या दिखेगा, ठीक है, उनको आपको वो अच्छे लोगों के अच्छे होने के बावजूद भी वो आपको इसमें इस इंडिया में आते हुए नहीं दिखेंगे। कैंडिडेट विथ क्रिमिनल कनेक्शंस हैव बीन एबल टू, ठीक है, पुश अदर्स टू आवर टू इलेक्टोरल रेस टू सिक्योर टिकट। सीधी सी बात है, जिनका क्रिमिनल आपको संबंध दिखेगा, जिसके पास पैसा का आपको पैसा है, ढेर सारे रिसोर्सेज, ढेर सारा क्रिमिनल कनेक्शन दिखेगा, वो क्या करेंगे, बंदूक दिखाएंगे, बोलेंगे चलो निकलो तो यहाँ से, तुमको टिकट नहीं लेना है। वो अच्छे लोगों को क्या कर सकते हैं, उस रेस से ही बाहर कर देंगे। इलेक्शन लड़ना नहीं लड़ना तो दूर की बात है, वो डरा धमका के ही वहाँ से हटवा सकते हैं, ठीक है। सम फैमिलीज, ठीक है, टेंड टू डोमिनेट पॉलिटिकल पार्टीज। ये एक आपको दिखता होगा, आपको खुद पता होगा कि कितने सारे ऐसे फैमिलीज दिखेंगे कि जिनके बेटा, जिनका बीवी, जिनके बच्चे, ठीक है, जिनके भाई, जिनके बहन, जिनका उनके पूरे फैमिली किसी में ऐसा आपको दिखेगा कि सारे के सारे वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में है, कोई ना कोई कुछ न कुछ पॉलिटिक्स में आपको दिखेंगे। तो ऐसा लगेगा कि देश तो वही चला रहे हैं, ठीक है। तो आपको ऐसा लगेगा ये भी इसका एक तरह का आपको चैलेंजेस है, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इलेक्शंस ऑफर ए लिटिल चॉइस टू ऑर्डिनरी सिटीजन्स, ठीक है। पार्टीज हैव नो मेजर डिफरेंसेस, ठीक है। स्मॉलर पार्टीज एंड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट सफ़र ह्यूज डिसएडवांटेजेस कंपेयर टू द बिगर पार्टीज। सीधी सी बात है, स्मॉलर पार्टीज और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेजेस देखने को मिलता है बड़े पार्टीज के द्वारा, ठीक है, यही चीज़ है। तो आपको समझ में आया ये इलेक्शन प्रोसीजर, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स कैसे होता है इंडिया में। डेमोक्रेसी का जो एक बहुत बड़ा जो आधार है वो क्या है, इलेक्शन ही है। जो डेमोक्रेसी किसके थ्रू बना हुआ, बिना इलेक्शन के थ्रू ही ना कोई सरकार को हम हटा सकते हैं, सरकार को बैठा सकते हैं। डेमोक्रेसी क्या होता है, ठीक है, डेमोक्रेसी ऐसा कैसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है जहाँ पे रूलर्स किसके द्वारा इलेक्टेड होते हैं, लोगों के द्वारा इलेक्टेड होते हैं। अब इलेक्टेड वर्ड जो होता है ना, वही इलेक्टेड वर्ड अभी आपको क्लियर हुआ कि इलेक्शन प्रोसीजर कैसे होता है, इंडिया का इलेक्शन प्रोसीजर कैसा है, क्या वो डेमोक्रेटिक है कि नहीं है, और डेमोक्रेटिक है तो क्या चीज़ डेमोक्रेटिक बनाता है, तो वो होता है इलेक्शन कमिश्नर। क्या वो क्यों होता है, क्योंकि वो उनको एक पावर दिया गया जुडिशरी जैसा इंडिपेंडेंट। तो ये सब चीज़ था क्लियर यहाँ तक। चलिए, आई होप कि यहाँ ये आपको चैप्टर क्लियर होगा, इसमें तो कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। चलिए ठीक है।